नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ में चढ़ावा चोरी के हर राज बेपर्दा होते जा रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे और अब 3 और आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को कस्टडी में लेकर अयोध्या पुलिस पूछताछ करने वाली है। देखिए इस रिपोर्ट में। अविनाश शुक्ला, वो चेहरा जिससे पूछताछ में चढ़ावा चोरी के कई राज खुले, केस से जुड़े कई सुराग पुलिस के हाथ लगे और अब पता चला है कि अविनाश शुक्ला ने कबूल किया है कि चढ़ावा चोरी की रकम में से करीब 19 लाख रुपए उसने अपने दोस्तों और परिवार पर खर्च किए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अविनाश शुक्ला ने बताया कि उसने अपने एक भाई की शादी के खर्च के लिए लगभग 6 लाख रुपए दिए, जबकि दूसरे भाई को करीब 5 लाख रुपए दिए। जांच में यह भी सामने आया है कि उसने करीब 3.5 लाख रुपए की एक कार भी खरीदी थी। दावा है कि अविनाश ने अपने एक दोस्त के खाते में करीब 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए और उसे एक महंगा मोबाइल फोन भी गिफ्ट में दिया। इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी अलग अलग रकम बांटी गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने अविनाश शुक्ला के 2 भाइयों से भी पूछताछ की है। केस से जुड़े कई दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। इसके साथ ही 3 और आरोपियों से पूछताछ की तैयारी है। अयोध्या कोर्ट ने चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार 3 आरोपी लवकुश, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे की 24 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। अयोध्या पुलिस बुधवार को तीनों से पूछताछ करेगी। जांच के दौरान पुलिस तीनों आरोपियों को उनके ठिकानों पर भी लेकर जाएगी। जांच एजेंसियों के निशाने पर अनुकल्प मिश्रा की हाल ही में खरीदी गई संपत्तियां हैं। पुलिस अनुकल्प के नए घर और गाड़ी को लेकर भी पूछताछ करेगी। जरूरत पड़ने पर इन जगहों की तलाशी भी ली जाएगी। अयोध्या पुलिस बुधवार को अनुकल्प को लेकर उसके घर जा सकती है। इससे पहले न्यूज इंडिया की टीम आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पहुंची। दरअसल आउटर अयोध्या में बसा एक छोटा सा गांव बसवा, जहां पर इनका पैतृक गांव है और ये वो पैतृक गांव की के भीतर जो बना हुआ ये घर है, ये वही घर है जो लवकुश मिश्रा का पैतृक घर बताया जाता है। और साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि इस मामले को लेकर के जब चढ़ावा चोरी के मामला सामने आया था तो इसमें दोनों भाइयों की मिलीभगत थी। जांचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि अनुकल्प ने आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से अपने लवकुश मिश्रा को भी उसी नकदी गिनती टीम में शामिल करवाया था और ये दोनों इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए 8 लोगों में शामिल। बता दें कि जांच के सिलसिले में पुलिस अयोध्या जिले में अनुकल्प के पैतृक गांव जब बसवाई आई, यहाँ उनसे पूछताछ करने की कोशिश की और उसके घर के आसपास के घरों की भी तुलना में काफ़ी आलीशान घर बताया जा रहा था। हालांकि हमने भी इस परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन परिवार की ओर से कुछ कहा नहीं गया। बताया तो ये भी दावा किया जा रहा है कि अनुकल्प ने हाल ही में गाँव के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस बनवाया। पिछले साल अयोध्या में एक घर खरीदा जिसकी कीमत कथित तौर पर 65 लाख रुपए बताई जा रही थी। अनुकल्प मिश्रा ने जो घर बनाया है वो कितना आलीशान है, ये जानने के लिए न्यूज इंडिया की टीम अयोध्या में उस जगह भी पहुंची जहां अनुकल्प का मकान बनकर तैयार हो रहा था। लेकिन ये प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई गई है अनुकल्प मिश्रा ने अपनी पत्नी के नाम पर और उनकी पत्नी के नाम पर ही है। हालांकि उनकी पत्नी का ये कहना है, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, कि ये पूरी तरीके से नक्शा पास करवाया गया था, किसी तरीके से इलीगल नहीं है। लेकिन जांच कर्मियों का कहना है कि ये जो मकान तैयार करवाया जा रहा है ये उसी चंदा चढ़ावा चोरी के पैसों से तैयार करवाया जा रहा है और इसी के इर्द गिर्द अब जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा अंदर लेकर के आना चाहूँगी और मैं दिखाना चाहूँगी कि इस घर में देखिए, पहले जब आप एंट्री करते हैं तो यहाँ हॉल बनाया जा रहा था। यहाँ से सीढ़ियाँ ये जो हैं सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं और फिलहाल ग्राउंड फ्लोर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आप जब इस तरफ देखेंगे तो सीढ़ियों के ठीक बगल में ये पहला कमरा दिखाई देगा। इस कमरे में भी लेंटर, पॉलिशिंग, सीमेंट सब कुछ कर दिया गया है। यहाँ तक कि अब यहाँ से आप थोड़ा सा और अंदर आएंगे तो फिर आपको यहाँ भी दिखाई देगा। ये आप इसे किचन एरिया को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये किचन के वो शेल्फ्स लगाए गए हैं, वहाँ खिड़की तक बनाई गई है। तो ये वो मकान है जिसके भीतर की वो तस्वीरों को दिखाने के साथ हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा मकान तैयार किया जा रहा था, यानी कितना आलीशान।
वाकई सोचने वाली बात है कि जिस शख्स की सैलरी महज 15 से 20 हजार रुपए थी, वो इतना आलीशान घर कैसे बनवा रहा था? क्या वाकई इस घर को बनवाने में चढ़ावा चोरी की रकम का इस्तेमाल किया गया? क्या चढ़ावे के गबन से अनुकल्प मिश्रा इतना बड़ा मकान बना रहा था? इसकी जांच जारी है। अयोध्या से सुरभि तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ सियासी आग भी भड़कती जा रही है। चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग भी तेज है। दोनों तरफ से आरोपों के बाण चलाए जा रहे हैं और अब ये सियासी लड़ाई वक्फ तक आ गई। जी हां, प्रतापगढ़ में एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी से पूछ लिया कि चढ़ावे को लेकर सवाल उठाने वाले वक्फ की लूट पर चुप क्यों हो जाते हैं। वक्फ के नाम सुनते ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता खामोश क्यों हो जाते हैं। यूपी के मुखिया ने सपा पर हमला तब किया जब चंदा चोरी को लेकर अखिलेश यादव बार बार सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट। 27 के चुनाव से पहले अयोध्या के नाम पर भीषण संग्राम छिड़ा। चढ़ावा चोरी पर सियासी घमासान बढ़ा और चढ़ावा चोरी कांड पर हो रही सियासत के बीच यूपी के मुखिया ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा प्रहार। प्रतापगढ़ की जनसभा से योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों की मंशा पर सवाल खड़े कर पूछा कि कथित चढ़ावा चोरी को लेकर हिंदू आस्था पर सवाल उठाने वाले वक्फ की लूट पर खामोश क्यों हो जाते हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चंद चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह प्रहार कांग्रेस के नेताओं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर था, जो चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पहले दिन से सरकार को घेर रहे थे, गंभीर आरोप लगा रहे थे। 27 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में चढ़ावा चोरी को ही सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना रहे थे। सच्चाई तो ये है कि चढ़ावा चंदा दान चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा। बयानों के ये तीखे बाण साफ बयां कर रहे हैं कि 27 के चुनाव में चढ़ावा चोरी का मुद्दा बड़ा होगा। अयोध्या के इर्द गिर्द ही यूपी का चुनाव का पहिया घूमेगा। हालांकि सरकार साफ कर चुकी है कि चढ़ावा चोरी कांड में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर सख्त एक्शन होगा और इन दावों के बीच चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। इन पन्नों में एसआईटी की इनिशियल रिपोर्ट है, जिसमें सुरक्षा की गंभीर खामियों और संगठित चोरी का पर्दाफाश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की। फुटेज में करीब 70 बार चोरी के सबूत एसआईटी के हाथ लगे। फुटेज में आरोपी नोटों की गड्डियां जेब और जूतों में छिपाते दिखे। चोरी का तरीका लगभग हर घटना में एक जैसा था। अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव चोरी करते थे, जबकि अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे चोरी में उनकी मदद करते पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कई जगह सीसीटीवी कैमरों को जानबूझकर ढका गया। आरोपियों की बैंक खातों की जांच में कई खातों में घोषित आय से ज्यादा नगद जमा और संदिग्ध वित्तीय लेन देन भी पाए गए। एसआईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था में गंभीर लापरवाही हुई। प्रवेश निकास के दौरान प्रभावी तलाशी नहीं होती थी, जिससे नकदी बाहर ले जाना संभव हुआ। सुरक्षा संबंधी कमियों की जानकारी होने के बावजूद समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए। एसआईटी ने पाया कि ट्रस्ट और बैंक के बीच एसओपी का पालन नहीं किया गया। एसआईटी ने शुरुआती जांच में आरोपी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्रा की भूमिका संदिग्ध बताई है।
रिपोर्ट में इनके खिलाफ चोरी, गबन और आपराधिक न्यास भंग जैसी धाराओं में जांच की सिफारिश की गई है। इसके अलावा रिपोर्ट में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की भूमिका का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक टिन्नू यादव के पास मंदिर परिसर की कई हुंडियों की चाबी थी, जबकि इसके लिए कोई स्पष्ट लिखित आदेश उपलब्ध नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदार मनीष कुमार यादव की गिनती ड्यूटी में सिफारिश की थी। रिपोर्ट में टिन्नू यादव की भूमिका की विस्तृत जांच की सिफारिश की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हुआ। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी चंपत राय को पाक साफ करार दे रहे हैं। मैं जब ये कहता हूं कि वे निर्दोष है तो उनका चारित्रिक किसी प्रकार का लिप्तता का संबंध इस पूरे कांड के साथ हो नहीं सकता। मैं उनको 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। अब ये हो गई सज्जनता की बात। उनके सज्जनता के बारे में हमें किसी प्रकार का आज भी आशंका का भाव नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट के जिम्मेदार चंपत राय को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ट्रस्ट की तरफ से जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को क्लीन चिट क्यों? ट्रस्ट की ओर से चंपत राय को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? ट्रस्ट के पदाधिकारी दूध के धुले हैं तो वक्त रहते आरोपियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होना काफी है? इस्तीफा सफिशिएंट नहीं है। कानून में, भारतीय दंड विधान में, आईपीसी में, सीआरपीसी ने, एविडेंस एक्ट में इसी कांड में जुर्मी होना, अपराध में शामिल होने के बाद किसी पद से इस्तीफा देना वो सफिशिएंट नहीं है। बड़े मुद्दे को बड़े स्तर से निपटाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशन पर एक कमेटी का गठन हो और उस कमेटी के द्वारा जांच हो जाए। जितने भी दोषी हों किसी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। और ये जो एसआईटी है इसका गठन है, ये तो लीपापोती है, बड़े मछली को बचाने का काम है। विपक्ष सीधा आरोप लगा रहा है कि एसआईटी जांच से बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खेल कब से चल रहा था? कौन चढ़ावा चोरों को संरक्षण दे रहा था? चढ़ावे की गिनती में नियमों को ताक पर क्यों रखा गया था? और सवाल ये भी है कि चढ़ावा चोरी केस में दूध का दूध और पानी का पानी कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अयोध्या में राम मंदिर की व्यवस्था ट्रस्ट के हाथों में है। दिलचस्प बात यह है कि इस व्यवस्था में बड़े बड़े और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का भी इस ट्रस्ट की गतिविधियों में कोई खास रोल नहीं था, चाहे वो जमीन खरीद से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर चंदा चोरी से जुड़ा हुआ। यह हाल सिर्फ कोषाध्यक्ष का नहीं है, बल्कि अध्यक्ष का भी ऐसा ही हाल था। देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भले ही मंजूर कर लिया गया हो, लेकिन अब भी सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। ये बात अलग है कि इस पूरे मामले को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, लेकिन बुनियादी सवाल इस पूरी व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है, जिसका कारण है ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की चिट्ठी, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जिससे समझ आता है कि ट्रस्ट की व्यवस्था शुरुआत से पटरी पर नहीं रही। यही कारण है कि अयोध्या के अंदर और बाहर इसमें बड़े बदलाव की आवाजें उठ रही हैं। सबसे पहले महंत नृत्य गोपाल दास की इस चिट्ठी का मजमून पढ़िए। ट्रस्ट अध्यक्ष की चिट्ठी में पीड़ा और विश्वास। श्री राम लला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूँ। जिसने भी ये पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा है उसको सजा जरूर दिलाएंगे। ये मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और किसी भी व्यक्ति को अपनी निजी लाभ के लिए ऐसी घटनाओं का कारण नहीं बनना चाहिए। इस चिट्ठी से भी साफ पता चलता है कि महंत नृत्य गोपाल दास
जो कि अध्यक्ष रहे हैं इस ट्रस्ट के, उनको भनक तक नहीं लगी, न ही उनसे इस चोरी से जुड़ी कोई जानकारी साझा की गई, जो बताता है कि ट्रस्ट की व्यवस्था में अध्यक्ष रहते हुए भी उनका रोल किस तरह सीमित रहा। कुछ इसी तरह की बातें ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की चिट्ठी से समझ में आती हैं। दरअसल चिट्ठी के मुताबिक गोविंद देव गिरी भले ही ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष रहे हों, लेकिन उनके अधिकार बहुत सीमित रहे। जो व्यवस्था उनके अधीन रही, उनका उससे कोई लेना देना नहीं। न ही चढ़ावे की गिनती से उनका कोई मतलब रहा, न मंदिर से जुड़े किसी खर्च में। कैसे जरा उनकी इस चिट्ठी में शामिल बिंदुओं से जरा समझिए। 10 बिंदुओं में लिखी गई इस चिट्ठी में गोविंद देव गिरी कहते हैं कि कोटि कोटि भाविकों द्वारा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक रामलला की हुंडी में समर्पित हुई धनराशि की गिनती करते समय चोरी करने का जघन्य महापाप कुछ लोगों ने किया। चढ़ावा चोरी का ये क्रम पिछले काफी दिनों से चल रहा था। यह भी प्रकाश में आया। यह सभी राम भक्तों के लिए अत्यंत दुखदायक, भीषण पीड़ादायक है। इसी के साथ गोविंद देव गिरी अपनी चिट्ठी के पॉइंट नंबर 4 में लिखते हैं कि कोषाध्यक्ष के नाते आय व्यय का हिसाब रखना मेरा कर्तव्य है। मैं निरंतर प्रयास में रहता हूँ, इसलिए हमारे पुणे कार्यकाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी हर महीने अंतिम 4 से 5 दिन अयोध्या आकर आय और व्यय की जांच करते हैं और न्यास के कार्यालयी साथियों को सहयोग व आवश्यक दिशा निर्देश भी देते हैं। उन्हीं के भरोसे मैं निश्चिंत रह पाता हूँ। हालांकि इससे महत्वपूर्ण जिक्र उनके 6 और 7 नंबर के पॉइंट में है, जिसमें गोविंद देव गिरी लिखते हैं कि पॉइंट नंबर 6, राम मंदिर की ओर से किए जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षर करता नहीं हूँ, इसीलिए वहाँ मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते हैं। मेरे पास चेकबुक भी नहीं है। पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही होते हैं। राम भक्तों के द्वारा हुंडी में समर्पित चढ़ावा जहाँ गिना जाता है, उस क्षेत्र से मेरा आरंभ से ही कभी कोई संबंध नहीं रहा। मेरा निवास पुणे में है। कथाओं के निमित्त निरंतर प्रवास चलता है। चढ़ावा गिनने का काम प्रतिदिन का दैनिक कार्य है। उसे स्थानिक न्यासी बंधु ही आरंभ से देखते रहे हैं। उसका एसओपी यानी गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ही उन्होंने बनाया है। वह मुझे पिछले महीने पहली बार दिखाया गया। इसी के साथ गोविंद देव अभेद व्यवस्था बनाने की मांग करते हैं। सवाल तो यही है कि अगर कोषाध्यक्ष ही इतनी बड़ी व्यवस्था से गायब हैं, तो फिर ट्रस्ट में इस पद का औचित्य क्या महज दिखावटी था? अगर ट्रस्ट में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को ही इतनी सारी चीजों की जानकारी नहीं रही, तो सवाल ये भी है कि ऐसी व्यवस्था किस मकसद से बनाई गई, जिसमें ट्रस्ट के महासचिव को ही सारे अधिकार सौंप दिए गए। फिर जब चंदा चोरी की घटना का खुलासा हुआ, तो ट्रस्ट के महासचिव का पहला तो इनकार करना, फिर धोखा दिए जाने का उलाहना देना, एसआईटी की जांच की मांग करना, एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में गड़बड़ियों का जिक्र आते ही इस्तीफा दे देना, सब कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है।